दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश और आज के एपिसोड में हम हरियाणा के चुनाव पर बातचीत करने जा रहे हैं। हरियाणा के चुनाव पर बातचीत हम पहले भी कर चुके हैं, आपने देखा हो और आपने हो सकता है कि उसे पसंद भी किया हो। लेकिन दोस्तों आज हम अपने कंटेंट में यह कार्यक्रम बिल्कुल अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों ये विषय है, आपको मैं बता दूं कि हरियाणा नाम के राज्य में ये कम लोगों को मालूम होगा बाहर कि तकरीबन 20% आबादी दलित समाज की है, वंचित समाज की है और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या और ज्यादा हो जाती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 19.35% पॉपुलेशन एससी कम्युनिटी की थी। लेकिन इस बार के हरियाणा चुनाव में यकीनन जो लोग हरियाणा कवर कर रहे हैं उनसे भी मेरी बात होती है, हरियाणा मैं भी जाता रहा हूं। दलित समुदाय बहुत बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है और यही सोचकर कई पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में कूद पड़ी हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं। ज्यादा उनका बेस उत्तर प्रदेश है। वहां मायावती जी ने भी INLD से अलायंस किया है जो अभय चौटाला जी की पार्टी है और दुष्यंत चौटाला जी की जेजेपी के साथ चंद्रशेखर आजाद ने अलायंस किया है। इधर जो अन्य राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, ये अपने अपने नेताओं पर उनको भरोसा है और अपनी अपनी राजनीति पर भरोसा है। तो हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हरियाणा का दलित समुदाय किधर जा रहा है, उसकी क्या सोच है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए 3 ऐसे लोग मौजूद हैं जो हरियाणा को न सिर्फ शानदार ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, बल्कि वहां के दलित बहुजन समाज की राजनीति को भी गहरे स्तरों पर समझते हैं। हमारे साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे प्रोफेसर सुभाष सैनी हैं। आपका हम स्वागत करते हैं सुभाष जी। हमारे साथ नमस्ते सर। नमस्कार। हमारे साथ प्रोफेसर अजमेर सिंह काजल हैं जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और हरियाणा से आते हैं, संभवतः रोहतक से अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो। और हमारे साथ सुरेश द्रविड़ हैं। सुरेश द्रविड़ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बामसेप से जुड़े हैं और शिक्षक हैं, शिक्षकों के नेता भी हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अजमेर जी, सुरेश जी और सुभाष जी। सबसे पहले जी थैंक यू। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रोफेसर अजमेर सिंह काजल से। अजमेर जी, आपके हिसाब से ये जो चुनाव आमतौर पे पहले भी कहा जाता रहा है हरियाणा के बारे में कि जाट सबसे निर्णायक होते हैं, फिर बाद में कहा जाने लगा जब जाट विरोधी गोलबंदी और पोलराइजेशन दूसरी पार्टीज करती थी कि ये ओबीसी और अपर कास्ट दोनों जब मिल जाते हैं तो बीजेपी जीत जाती है। आज के चुनाव में जो इस 2024 का विधानसभा चुनाव है, इसमें आपको क्या लगता है कि दलित समुदाय की उपस्थिति किस तरह से है, वह किस तरह, उसका रिस्पांस क्या है इस चुनाव के इश्यूज को लेकर और वो किधर जाता नजर आ रहा है? धन्यवाद उर्मिलेश जी। मुझे लगता है कि अगर हम इसको सेंसस के डेटा से शुरू करें तो बात क्लियर होती चली जाएगी। 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें हरियाणा की पॉपुलेशन 251 लाख दर्ज है और शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन लगभग 51 लाख है। ये लगभग 20% से अधिक जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट की है, जिसको सामान्य भाषा में दलित आबादी बोला जाता है। तो इस आबादी का जो पॉलिटिकल विल है, उसकी जो अपनी चॉइसेस हैं, उन चॉइसेस के बेस पर ये कह सकते हैं कि हरियाणा की जो 90 विधानसभाएं हैं उनमें से 17 विधानसभाएं शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं।
और 17 विधानसभाओं में शेड्यूल्ड कास्ट को जो हिस्सेदारी का जो सवाल है, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव चुन करके जब जाते हैं तो वहां पर उनके बहुत सारे एजेंडा, बहुत सारे इश्यूज उनके बीच में रहते हैं। लेकिन 2014 के बाद का चुनाव को हम देखते हैं तो जिस तरह से भारत के समाज में एक अलग तरह का पड़ाव पॉलिटिकली हमें देखने को मिलता है, उसी तरह का एक खास पड़ाव यहाँ पर हरियाणा के समाज में भी, या हरियाणा के शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन के बीच में भी आपको दिखाई पड़ता है। क्या दलित समाज हरियाणा का वह अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी के हिसाब से इन दोनों की तरफ ज्यादा देख रहा है, मायावती जी की तरफ और चंद्रशेखर आजाद की तरफ, या वो नेशनल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में वो चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है? जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि हरियाणा का जो शेड्यूल कास्ट है, देश में जिस तरह से पिछले 10 साल के दौरान या उससे पहले जिस तरह के सवाल लगातार उभरे थे, उन सवालों के बीच में एक खास तरह की चर्निंग, एक खास तरह का मंथन हुआ है, और जो उसके बीच से एक नई तरह के सवाल उभरे हैं, और उन्हीं उभरे हुए सवालों को लेकर के जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, खास करके जिस सवाल की तरफ आप मुझे लेकर आना चाह रहे हैं, और ये कि जैसे बीएसपी की पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अब जो बड़े सवाल हमारे बीच में कम्युनलिज्म का, कास्टिज्म का, कॉन्स्टिट्यूशनल बचाने का, और देश में रिसोर्सेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्सेदारी के सवालों को लेकर के आगे बढ़ने का, तो निश्चित रूप से उस समय हरियाणा का जो शेड्यूल कास्ट है वो एक खास तरह की धारा के साथ, जो देश की धारा है उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और जो चंद्रशेखर का जो अलायंस है वो अभी बहुत पीछे हैं उन सवालों को लेकर के, जिन सवालों को वो पहले कभी एड्रेस किया करते थे, खास करके बीएसपी अब उन सवालों को एड्रेस करने में, क्योंकि हम देखते हैं लंबे समय से वो एंगल पूरी तरह से बाहर रहा है, संविधान बचाने का पूरा मूवमेंट और दूसरे सवालों को लेकर के वहां से कोई सवाल उभरते हुए नहीं दिखे। प्रोफेसर अजमेर, हम आपके पास फिर आएंगे। सुरेश द्रविड़, तो आपका क्या कहना है सुरेश जी इस बारे में, इन दोनों अलायंसेस जो हैं, खासकर जिनमें दलित नेताओं की उपस्थिति है, दलित समाज से जुड़ी पार्टियों की उपस्थिति है, उनके रोल के बारे में? सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। सर नहीं कहिए, उर्मिलेश सर। हाँ उर्मिलेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ सिर्फ उर्मिलेश। हाँ ठीक। अभी जो बहन कुमारी मायावती जी हरियाणा के दौरे पर गई, तो बहन कुमारी मायावती ने जो समाज को जोड़ने वाली बातें थी वो कम की और तोड़ने वाली बातें ज्यादा की। और मुझे लगता है बहन कुमारी मायावती के पास आज की स्थिति में समाज को जोड़ने के कोई नुस्खे नहीं है, उनके पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बचा है। तो और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जिसको लेकर के प्रदेश में कटुता चल रही थी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि कटुता के पीछे सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस का हाथ था, क्योंकि जो अभी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, उस डिसीजन को लेकर के कुछ जातियों के लोगों को भाजपा और आरएसएस ने सक्रिय किया कि ताकि आपस में इनकी लड़ाई हो, क्योंकि वो देना कुछ नहीं चाहते थे, और मणिपुर जैसे हालात अन्य प्रदेशों में भी पैदा हों। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे बहन कुमारी मायावती जी आई हरियाणा प्रदेश में, तो उसी बात को लेकर के उसने इश्यूज बनाने का प्रयास किया। मुझे लगता है क्योंकि ये जो इश्यूज है वर्गीकरण का मसला, ये ज्यादा बड़ा मसला नहीं है आज की डेट। और क्यों है? क्योंकि हरियाणा में लगभग 2,70,000 पोस्टें फिलअप हैं और 2 लाख के करीब खाली हैं। अगर सारी पोस्टें हरियाणा सरकार भर देती है तो शेड्यूल कास्ट की लगभग 1 लाख पोस्टें ही भरी जाएंगी, वो भी ईमानदारी से भरे तो। आज की डेट में शेड्यूल कास्ट वर्गीकरण में, चाहे वो वाल्मीकि हैं, धानक है, ओड हैं, सैंसी हैं, चमार हैं, वो लगभग 50,000 के करीब नौकरियों में। अगर ये संख्या बढ़ भी जाए कि बहन कुमारी मायावती का जो गठजोड़ है वो भी भाजपा आरएसएस ने करवाया है, क्योंकि दोनों को अगर हम देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, या राज्यसभा के दूसरे मुद्दों को लेकर के, तो जहां इनेलो भाजपा के पाले में नजर आती है, वहीं उर्मिलेश जी बसपा भी बहुत सारे मुद्दों पर वो आरएसएस भाजपा के पाले में खड़ी दिखाई देती है। तो आज हमें दुख होता है क्योंकि हमने जो बहुजन समाज पार्टी में
मैंने भी काम किया। हमने सोचा था कि ये जो पार्टी है स्वतंत्र तौर पर मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों की आवाज उठाएगी, लेकिन उस आवाज को उठाने की बजाय और सही मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय, क्योंकि जो ये हमें रिप्रेजेंटेशन मिला था वो इसलिए नहीं मिला था कि हम वाल्मीकि बने रहें, चमार बने रहें, बने रहें, धानक बने रहें। ये इसलिए दिया गया था कि हम अपनी जो जातीय व्यवस्था उसको खत्म करके शेड्यूल कास्ट के नाते शेड्यूल कास्ट की तमाम का उद्धार करें और सबके प्रतिनिधित्व की बात करें। लेकिन दुख की बात है, इस प्रतिनिधित्व के मिलने के बावजूद भी चमार चमार बना रहा, वाल्मीकि वाल्मीकि बना रहा, धानक धानक बना रहा, ओड ओड बना रहा। और अभी हमारे राजनेता भी, जिसे आपने मायावती जी के अलायंस के बारे में कहा, आपने तो ये भी आरोप लगा दिया कि ये अलायंस बीजेपी ने करवाया, लेकिन आपने चंद्रशेखर आजाद का जेजेपी के साथ जो अलायंस है उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया है। तो क्या आपको लगता है कि वो एक उभरते हुए दलित पॉलिटिशियन है या दलित स्टार, दलित पॉलिटिक्स के स्टार हैं, तो उनके प्रति आप थोड़ा सा नरम है? देखिए उर्मिलेश जी, चंद्रशेखर आजाद ने जो हरियाणा में गठजोड़ किया, एक ऐसी पार्टी से किया जो सत्ता में शामिल थी और जिसने मतलब कि ना बैकलॉग भरवाने के लिए कोई काम किया शेड्यूल कास्ट के लिए, ना रोस्टर रजिस्टर के लिए कोई काम किया, ना वो जाति जनगणना के लिए कोई मुद्दा उठाया उसने। यहाँ तक कि जो पिछड़े वर्ग पर जो क्रीमी लेयर लगाया गया 6 लाख, पूरे देश में 8 लाख था लेकिन हरियाणा में 6 लाख, उसने कोई आवाज नहीं उठाई। और वो मुझे तो ऐसा लगता वो भी अभी भाजपा से अलग होकर के, क्योंकि किसान जो जातियां थी उनके विरोध में थी और शेड्यूल कास्ट भी उनके विरोध में था, तो उसने उनके बीच जाने का एक रास्ता बनाया है। और चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा करके ठीक नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद की से छवि खराब हुई है और चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो पहले ही ये चर्चा कि वो बीबीपी के कार्यकर्ता थे। तो इस तरीके से हरियाणा की जो भावनाएं हैं, लोग यहाँ तक वो कर चुके हैं, वो मुझे लगता है खंडन इसका कर चुके हैं। प्रोफेसर सुभाष सैनी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आपने 2 बहुत ही विद्वान टिप्पणीकारों की बात सुनी, आप कैसे देखते हैं अब तक जो बातें हुई हैं? कोई सवाल नया पूछने के बजाय मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं हरियाणा के जो इंटरप्रिटेशन अब तक सामने आए हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, जो आप जिस पे चर्चा करना चाह रहे हैं कि दलित किधर जाएगा और जो 2 दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली पार्टियां हैं, वो क्या करने वाली हैं, उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, मुख्य बात ये है। देखिए, जहां तक बात इन दोनों पार्टियों की है, एक पार्टी जिसका नाम बीएसपी है और जिसने इनेलो के साथ समझौता किया, ये कोई आश्चर्यजनक बात इसलिए नहीं है, खासतौर पे मेरे देखने में। इससे पहले भी बीएसपी के जितने भी लीडर हुए, चुने गए, सांसद भी चुने गए या जो अध्यक्ष रहे, वो सारे इनेलो में ही गए। उसके बाद बीएसपी छोड़ के उनका सबसे ज्यादा सुरक्षित घर वो इनेलो ही था, वो वहीं पे जाते थे। कांग्रेस में या कम्युनिस्ट पार्टियों में या दूसरी जो पार्टियां हैं उसमें वो नहीं जाते थे। कुछ न कुछ क्या वजह है, ये उस समाज शास्त्र का विषय हो सकता है, ये एक अलग बात है। एक बात, क्योंकि बीएसपी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ही जिस तरीके से सिकुड़ रही है और वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस तरह की चीजें ढूंढ रही है जो जिसमें उसने असफल ही होना है, अपने लोगों का विश्वास ही खोना है और ज्यादा। एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, जो चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, जो उन्होंने अलायंस किया है, वो भी एक डूबते हुए जहाज के साथ अलायंस किया है कि वो एक उभरती हुई पार्टी है। वो भी चाहती है कि कम से कम मेरा सिंबल और नाम लोगों तक पहुंच जाए, और उसमें कुछ उन्होंने कुछ युवा लड़कों को टिकट भी दिया जो कि जुझारू हैं अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। कई लोगों को मैं जानता हूं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उससे उनकी जो संघर्ष थे, उनकी जो छवियां थी, उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाए। क्योंकि जिन पार्टियों से समझौता किया है वो पार्टियां इस टाइम पे वोट कटुआ पार्टी के तौर पे या इस तरीके से कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य संघर्ष है, राजनीतिक सत्ता का संघर्ष। एक पार्टी है जो कि 10 साल की अपनी नाकामियों के साथ चुनाव में है, और दूसरी पार्टी है जो कि अपने जो एक पॉलिटिक्स की जो वो बात कर रही है नए वादों के साथ, और एक संविधान की, जाति जनगणना की, संवैधानिक राजनीति की, सामाजिक न्याय की, इस तरह की कुछ बातों के साथ वो किसानों का, जवानों का और पहलवानों का, इस तरह के जो संघर्षों से जो 10 साल के हुए हैं उसमें से अपना आधार बनाना चाह रही है। अब जो पार्टी यानी कि बीजेपी,
जो 10 साल सत्ता में रही वो किसी भी तरह चाहती है कि इलेक्शन ट्रायंगल हो जाए, कि इलेक्शन जो है त्रिकोण में बदल जाए, और उस इलेक्शन को त्रिकोणा बनाने के लिए चाहे निर्दलीय हो चाहे ये दोनों पार्टियां हो, उसका इस तरीके से हो रहा है। दूसरी बात कि यदि आप देखेंगे इन दोनों पार्टियों का आधार क्या है, देखिए हरियाणा में जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है जिसकी तरफ द्रविड़ जी इशारा कर रहे थे, वो एक उसमें नहीं है। उसके अंदर अपने आप में बहुत सारे विभाजन हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं, और आज के दिन जिस तरीके से हरियाणा के बृहत्तर समाज को जाति के आधार पे बिल्कुल दो ध्रुवों में बांट दिया गया था, उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन को भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा आया सब कैटेगरी बनाने के लिए, उस पे ये समाज पूरी तरीके से आज इसमें जैसे कहते हैं महायुद्ध छिड़ा हुआ है। यदि आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप देखिए चाहे कुछ भी देखिए, एक ही पार्टी में होते हुए लोग अलग अलग पोजीशन कर रहे हैं, तो ये डिजाइन है, ये किया गया है। अब इन दोनों पार्टियों का आधार है जिसको हम जाटव कह सकते हैं या चमार कह सकते हैं, जो आधी पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की, चंद्रशेखर का भी और मायावती का भी। अभी ये जरूरी इसलिए था जो एंटी इनकम्बेंसी वाली पार्टी है उसके लिए, क्योंकि जो दूसरा शेड्यूल कास्ट है वो तो उसने इसके माध्यम से ले लिया है, अपनी तरफ कर लिया है, ज्यादातर हिस्सा उसकी तरफ जा रहा है। और इसके पास जो समाज है जो कि कांग्रेस के पास है बेस उसका, क्योंकि इस समाज से जितने भी बड़े लीडर हैं, चाहे उदय भान हो जो अध्यक्ष हैं, चाहे शैलजा हो, चाहे वरुण मुलाना हो, जितने भी बड़े लीडर हैं वो सारे कांग्रेस पार्टी में हैं। तो यदि इस समाज को किसी भी तरीके से इसके वोट कहीं भी बिखर जाएं तो सीधे तौर पे फायदा होगा बीजेपी पार्टी को। इसलिए ये जो आशंकाएं जो आप जता रहे थे अंग्रेजी मीडिया की या कुछ ऐसी चर्चा है, और द्रविड़ जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि ये अलायंस किसने करवाया है, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सच्चाई राजनीति में क्या होती है वो 20 साल के बाद बाहर आती है बात जो है। पर हाँ, ये जो कोशिश की जा रही है इसका असर नहीं होने वाला है, क्योंकि लोगों ने 10 साल के शासन को देखा है। दोनों जगह शासन था, सेंटर में और स्टेट में, तो दलितों को, वंचितों को, पीड़ितों को क्या मिला और क्या मिलने की संभावना है उसमें बहुत ज्यादा गैप है। इसलिए ये जो हथकंडे होते हैं राजनीति में अपनाए जाते हैं, और कुछ जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जिनको अवसर चाहिए होते हैं, किसी भी पार्टी की टिकट चाहिए होती है, वो उसमें शामिल भी हो जाया करते हैं। ये इतिहास है, हम सब जानते हैं। पर लोग इसको कभी भी, मुझे नहीं लगता कि इसको ऑन करने वाले हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि अंततः चुनाव दो बड़े जो पक्ष हैं उन्हीं के अंदर ही विभाजन होना है। चाहे थोड़ी कुछ जगह वो ऐसा कर सकते हैं, वो भी इसी वजह से कि दोनों पार्टियां जहां चाहेंगी कि निर्दलीय बन जाए, दोनों पार्टियां जहां चाहेंगी, वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो निर्दलीय लोग खड़े हैं जिसको कांग्रेस भी चाहती है, बीजेपी भी चाहती है। तो ऐसी कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है। पर शेड्यूल कास्ट को लेकर के मेरे ख्याल से जितनी राजनीतिक क्लैरिटी शेड्यूल कास्ट को है, विशेष तौर पे जिस समाज का दावा चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी करती है उस समाज को है, वो बहकावे में आने वाले नहीं है, मेरा ऐसा मानना। मैं अगर समझ पाया तो आपका बिल्कुल साफ ये कहना है कि दलित समाज में विभाजन है। अजमेर सिंह जी, इसका मतलब ये है कि हरियाणा के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि 2024 के विधानसभा चुनाव में दलित समाज बिल्कुल यूनिफाइड है, बिल्कुल एकजुट होकर के वोटिंग करने जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग अलग खेमों में विभाजित है। यानी एक तरफ सत्ता पक्ष का समर्थक दलित समाज और दूसरी तरफ वह दलित वोटर जो विपक्ष के साथ है, लेकिन विपक्ष के भी अलग अलग खेमे उसके पक्ष में है या उनके पास खड़ा है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि जो सुभाष जी भी कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उस डिसीजन से हरियाणा की जो शेड्यूल कास्ट की जो अंदर की जो राजनीति है उसमें खास तरह का बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन इस बदलाव के बावजूद भी हमें ये लगता है कि शेड्यूल कास्ट के जो सवाल हैं, अगर आप ये देखें कि 10 साल अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अगर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखें, स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखें,
या आप जो उसकी जो बोर्ड्स हैं और उसकी जो दूसरी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स के एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, उसमें इन 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 तबकों का टोटली एक तरह से इनको नकारा है। इनका हिस्सेदारी का जो सवाल है, तो इसकी कौन सी गारंटी है कि अगर वो आज ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो तुम्हें देंगे, वो कागज रूप से आपको 10% का बनाकर दे सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बना करके उस चीज को लागू करेंगे, क्योंकि उनकी इंटेंशन नहीं है। उनकी इंटेंशन एक खास तबके को हिस्सेदारी और सुप्रीम बनाने की है, और जिसको पूरे देश में हम देख ही रहे हैं। मेरे लिए चिंता की बात है कि डिवीजन हो रहा है, और वो डिवीजन इसलिए नहीं हो रहा कि हमें डिग्निटी चाहिए। डिग्निटी के सवाल पर डिवीजन नहीं है, समता और सम्मान के नाम पर डिग्निटी नहीं है, बल्कि वो ऐसे एक एजेंडे के रूप में है, जिस एजेंडे का परिणाम हमने पिछले 75 साल में देखा है कि बहुत सारी चीजें हासिल हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें जिनको पहले दिया जाना था नहीं हासिल हो पाई। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके बीच में खास तरह के ओरिएंटेशन और खास तरह के स्ट्रगल जो हम देखते हैं आजकल, वो केवल अपने आप को बहुत सारी चीजें चैंपियन के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जब उनको पार कर में रहने का मौका मिलता है, वो उन तबकों को पूरी तरह से नकार देते हैं, उनको वो हिस्सा नहीं देते हैं। मुझे इसमें ये पूरी तरह से कहना है कि असर्टिव पॉलिटिकल शेड्यूल कास्ट की पॉलिटिकल लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है, और जब तक वो नहीं आएगी, आप इस तरह की आप जैसा भी करते रहें, इन तबकों को कुछ ज्यादा से समता, सम्मान और डिग्निटी नहीं मिलेगी। राइट। सुरेश जी, बिल्कुल हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक सवाल आपसे लें और फिर अपने तीनों मेहमानों से एक अंतिम प्रश्न पर टिप्पणी भी। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ये मायावती जी का जो अलायंस है, स्वयं मायावती जी या चंद्रशेखर आजाद जब कैंपेन कर रहे हैं हरियाणा के डिफरेंट इलाकों में, अपनी रैलियों के जरिए, तो क्या इनकी चिंता में ये शुमार है कि भाई दलित समाज को सत्ता पक्ष ने बांट दिया है इस मुद्दे पर? चाहे वो भले ही किसी जजमेंट के नाम पर हुआ हो, लेकिन जाहिर है, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार चाहती तो इनिशिएटिव लेकर के और एक सभी दलित समाज के नेताओं के बीच में कंसेंसस बनाई जाती, बातचीत होती, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ है और ये छोड़ दिया गया है ताकि लोग डिवाइड होते रहें। तो ये डिवीजन जो हो रहा है, क्या उस पर मायावती जी का, चंद्रशेखर आजाद का, पूरे दलित समाज को कोई संदेश इस कैंपेन के दौरान आपने देखा? नंबर 1। और नंबर 2, क्या आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या आप लोग समाज में घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों को, तो इस विभाजन को पाटने की आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश हो रही है? इन एक ही सवाल में ये 2 सवाल मैंने पूछे हैं, 2 छोटे-छोटे बिंदु, आप इस पर क्या कहेंगे संक्षेप में? उर्मिलेश जी, हमारी चिंता ये थी जब वर्गीकरण हुआ 21 के भारत बंद की कॉल आई, तो मेरी शुरू से चिंता थी, और मेरी नहीं बहुत सारे साथियों की चिंता थी जो भी निष्पक्ष और ईमानदारी से इसका विश्लेषण कर रहे थे। उनकी ये चिंता थी कि देश में कहीं भी मणिपुर जैसे हालात पैदा ना हो, और इसको लेकर के मतलब दोनों तरफ से, जहां वाल्मीकि जाति के भी कुछ साथियों ने पहल की, तो उधर चमार जाति के लोगों ने भी पहल की कि ये बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे सिरफिरे, और कुछ इस काल का ये भी था, इस काल को हम फूल चढ़ाएं, लेकिन ये पता नहीं था उनको ये काल कहाँ से आई। फिर भी काफी जगह कुछ साथियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन मुझे लगता है इसका जो विश्लेषण जो है वो कई तरह से करने की जरूरत थी। एक इसका विश्लेषण संवैधानिक तौर पर विश्लेषण करने की आवश्यकता थी, एक इसका सामाजिक तौर पर विश्लेषण करने की आवश्यकता थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका नहीं, मेरा सुरेश जी माफ कीजिएगा, थोड़ा हम बहुत देर में पहुंचेंगे असली जवाब पर। मेरा स्पेसिफिक सवाल है और उसका स्पेसिफिक जवाब चाहिए कि क्या मायावती जी और चंद्रशेखर जी, क्या समाजों को बांटने की जो एक अनजाने कोशिश या जाने कोशिश, जानबूझकर कोशिश हुई है, उसको क्या समझ रहे हैं? क्या उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग बंटे ना? क्या आप लोगों की तरफ से कोई इनिशिएटिव है हरियाणा में इस चुनाव के दरमियान दिखाई दे रहा है, या बिल्कुल छोड़ दिया गया है समाज को कि वो कटुता बनी रहे, विभाजन बना रहे? ये मैं पूछ रहा हूँ। उर्मिलेश जी, मैं उसी बात पे आ रहा था कि बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद जी का इस मामले में उतना अध्ययन नहीं है कि इस मामले को कैसे नजदीक लाया जाए। दूसरा, हमने प्रयास किए और हमने कुछ लोगों से पर्सनल भी बातचीत की, उनको समझाया भी,
दोनों तरफ, जैसे मैं चमार जाति के लोगों की मीटिंग में भी गया और वाल्मीकि जाति के लोगों की मीटिंग में भी गया, मैंने दोनों तरफ बताया कि 50,000 पदों के लिए हमें समाज को नहीं बंटने देना चाहिए, और चमारों को भी समझाया कि अगर 50,000 नौकरियों में से 25,000 उन्हें मिल भी जाएगी तो आपके ही भाई हैं, वो आपके कोई दुश्मन नहीं। और उन्होंने इस बात को माना, और धीरे धीरे वो उधर से जो हरियाणा प्रदेश चमार संघर्ष समिति थी, हरियाणा प्रदेश चमार महासभा थी, उन्होंने भी कहा कि हाँ, इस मुद्दे से हम पीछे हटते हैं। तो हमने उस तरह के प्रयास किए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी। सुरेश जी हमारा समय खत्म हो रहा है, हमारे पास बिल्कुल 1 मिनट बचा है, और इस 1 मिनट में तीनों लोगों से एक हम छोटा जवाब चाहते हैं कि एक कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की जो नेता हैं, 2 नेता हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और एक कुमारी शैलजा, ये दोनों विपक्ष की तरफ से अपने अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के तौर पे या चेहरे के तौर पे पार्टी माने। हालांकि पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव तक ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन क्या सनी साहब, सबसे पहले आपसे, कि क्या आपको लगता है कि चूंकि पहले जाट तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि शैलजा के नाम पर विपक्ष में एक बड़ी सहमति बने, खासकर विपक्ष के सबसे बड़े खेमे में? क्या उनके चेहरे को आगे रखने से डिक्लेयर वो हो या ना हो, क्या एक ये ताकत मिलेगी अलायंस को? कैसा आप कैसे देखते हैं? देखिए, शैलजा जी पूरी तरह से मुख्यमंत्री के काबिल हैं, उनका तजुर्बा है, एक महिला मुख्यमंत्री हरियाणा में भी होनी चाहिए, दलित समुदाय से भी होनी चाहिए। लेकिन उर्मिलेश जी, जो राजनीति की, जो सत्ता की जो चाह है, भूख है, उसके लिए जिस तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपनी डायनेस्टीज को आगे बढ़ाते हैं, उस सारी जो और जो इतनी प्रतिद्वंदिता लगी हुई है, मुझे लगता नहीं है कि ये बात जो हमारी शुभकामनाएं हो सकती हैं शैलजा जी के साथ, हमारी दिली इच्छा भी हो सकती है, ग्राउंड पे नहीं लग रहा। जिस तरह की जब वो अपने कैंडिडेट्स को टिकटें नहीं दिलवा पा रही, तो मुख्यमंत्री बनने की तो भूल जाइए। अजमेर सिंह जी, बिल्कुल संक्षिप्त जवाब इसका। हाँ, मुझे लगता है कि एक असर्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप की शेड्यूल कास्ट के भीतर से जरूरत है। अगर शैलजा जी उस असर्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप को पूरा करने की हैसियत में रहेंगी तो निश्चित रूप से उनको अवसर मिल सकता है। सुरेश द्रविड़, आपकी क्या राय है इस बारे में, शैलजा की उम्मीदवारी को लेकर? बिल्कुल समय खत्म हो रहा है, बिल्कुल 1-2 वाक्य में अपनी बात कहें। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि कमजोर वंचित जो रहा है उसके मुख्यमंत्री बनने चाहिए, और ताकि उन जातियों का मनोबल भी बढ़े और उनके अंदर स्वाभिमान की भावना पैदा हो। तो हम आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने इस विषय पर, जिस पर आमतौर पे मीडिया में चर्चा नहीं होती है, चुनाव की चर्चा तो बहुत होती है तरह तरह की, लेकिन इस पहलू पर को इग्नोर कर दिया जाता है। हमने आज इस पर चर्चा की है। हमारे दर्शक, हमारे श्रोता इसको कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं? आपको दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, और बताइए कि हम इस तरह के विषयों पर भी बात करते हैं सोशल मीडिया के स्तर पर, यूट्यूब के स्तर पर। और मीडिया का काम यही है कि वो केवल एक पक्ष को न देखे, 2 पक्ष को न देखे, बल्कि बहुपक्ष को देखे, सभी पक्षों को देखे। आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।